सीएम योगी का आज दिल्ली का दौरा, जापानी निवेशकों से करेंगे संवाद। उद्यमियों के साथ निवेश पर होगी अहम बैठक। यूपी में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विकास पर चर्चा। देहरादून में बीजेपी का महामंथन आज। बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे सभी सांसद और विधायक। सीएम धामी बैठक में होंगे शामिल। संभल जामा मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट में होंगे मौजूद। दोनों पक्षों ने तारीख के लिए दिया प्रार्थना पत्र। देश भर में बरस रहा आसमानी आफत का कहर। पहाड़ों पर भूस्खलन के साथ बाढ़ जैसे हालात। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में आज बीजेपी का महामंथन। बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे सभी सांसद और विधायक। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बैठक का करेंगे नेतृत्व। पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी सीटों पर होगा खास मंथन। आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी में महामंथन। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में आज शामिल होंगे। तो देहरादून में आज बीजेपी का महामंथन होने जा रहा है। 2027 के चुनावों के लिए सभी सांसद, विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बैठक का करेंगे नेतृत्व। देहरादून में आज बीजेपी का महामंथन। तो बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे सभी सांसद और विधायक। एक ही मेज पर बैठकर 2027 के चुनावों की रणनीति तैयार होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बैठक का नेतृत्व करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी सीटों पर होगा महामंथन। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्मिता जुड़ चुकी हैं। स्मिता, देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बैठक लेने वाले हैं। सभी सांसद, विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है तब वो आज अहम बैठक लेने वाले हैं, जिसमें जो सांसद और विधायक हैं तमाम लोग मौजूद रहेंगे, जिनसे वो वार्ता करेंगे और साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी की रणनीति बनाई गई है उस पर वो बात करेंगे, मंथन करेंगे। तैयारियों को देखेंगे कि किस तरह से जो है तैयारियां शुरू की गई हैं, कैसे सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जो है लोगों से संपर्क बनाकर सीट को जो है मजबूत करने की स्थिति में है। जी बिल्कुल, देखिए 2027 के चुनाव हैं और कल जो नई टीम नितिन नवीन की सामने आई उसमें उत्तराखंड के भी कई चेहरे शामिल थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही बड़े राज्यों में चुनाव हैं और इसके मद्देनजर इस लिस्ट में भी कई नाम शामिल किए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी जो नई टीम का ऐलान किया है, जिसमें एक बार फिर उत्तराखंड के 4 जो मंत्री जो लोग हैं उन्हें जगह दी गई है, अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव जब उन्होंने अपना दौरा किया था, पहला दौरा किया था प्रदेश का, तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि मैं बूथ लेवल से लेके तमाम जो सांसद हैं उनके कार्यों पर खुद पैनी नजर रखा हुआ हूं, तो अगर किसी भी तरह की कोई गलती या चूक होती है आपसे तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बेहतर है आप बूथ स्तर से ही जो है अभी से तैयारियां शुरू कर दें, लोगों से संपर्क बैठाएं और जो सीटें कमजोर हैं वहां ज्यादा मेहनत करें, जो कमियां हैं उन्हें पूरा करें, ताकि 2027 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी अपनी हैट्रिक लगा सके। यही बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी और उन्हीं बातों पर जो है बीजेपी चल रही है और लगातार बूथ स्तर हो, मंडल स्तर हो, जिला स्तर हो, सभी जगह लगातार बैठकें चल रही हैं और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सांसद और विधायकों के साथ बैठक करने वाले, मंथन करने वाले हैं।
स्मिता, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ बैठक का नेतृत्व करेंगे। सभी सांसद, सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्मिता, देखिए अभी कुछ ही महीनों में, यानी कि कह सकते हैं अगले साल चुनाव हैं। क्या क्या चैलेंजेस इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के अंदर फेस करने पड़ रहे हैं? आज इस बैठक में सबसे कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर ज्यादा विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता है और साथ ही अगर देखा जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को इस बार विपक्ष ने बेहतर तरीके से घेरा था और कहीं ना कहीं बीजेपी उन मुद्दों पर पीछे होती हुई नजर भी आई थी और उन्हीं मुद्दों पर जो है इस बार मंथन होगा। जैसे आप शिक्षा ले लीजिए, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, ये SSSC का, बेरोजगारी देख लीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई जो है युवाओं को रोजगार के अवसर दिए हैं, जिसके उन्होंने प्रमाण पत्र भी बांटे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता है कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। साथ ही कानून व्यवस्था, इसको लेकर जो है बीजेपी आज बेहतर मंथन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कई बार सरकार को घेरा गया विपक्ष की तरफ से। जी स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आयोजित NICDIT की शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने IMC खुरपिया की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1000 एकड़ भूमि NIUTL के कब्जे में है और परियोजना स्थल पर कोई बाधा नहीं है। 20 मार्च 2026 को EPC अनुबंध के बाद निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 24.1 यानी 24.1 किलोमीटर रो क्लियर कर ठेकेदार को उपलब्ध कराया गया है। नागला किंछा SH44 के 10.7 किलोमीटर 4 लेन और 400-220 kV उपकेंद्र पर भी काम तेजी से किया जा रहा है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया है। उन्होंने देश और विदेश से पहुंचे खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से उत्तराखंड की पहचान आइस और विंटर स्पोर्ट्स के लिए मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में खेल अवस्थापना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल एकेडमियां स्थापित करने की योजना है। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज पर भी काम चल रहा है। प्रतियोगिता 17 से 20 अगस्त तक आयोजित होगी। तो दुनिया भर के खिलाड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत। ICE और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा इससे मिलेगा, जहां 17 से 20 अगस्त तक प्रतियोगिता चलती रहेगी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। सीएम धामी ने प्रतियोगिताओं का स्वागत भी किया। दुनिया भर के खिलाड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत हुआ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और सभी प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर संवाद किया और हाथ मिलाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इसे और तेजी के साथ बढ़ाया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। 17 से 20 अगस्त तक चलेगी ये प्रतियोगिता, यानी 20 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलेगी और इस प्रतियोगिता में वहीं खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। सीएम धामी अपने निजी आवास नगरा तराई से लोहिया हेड स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कुछ समय कैंप कार्यालय में मौजूद रहने के बाद मुख्यमंत्री धामी की देहरादून रवाना होने का कार्यक्रम है। इस
दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। तो कैंप कार्यालय में लोगों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपंचमी हमारी सनातन संस्कृति, लोक आस्था और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देता है। मुख्यमंत्री ने नाग देवता से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने विश्वास जताया कि नागपंचमी का ये पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगा। तो सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बता दें कि कल पूरे देश ने नागपंचमी का ये महापर्व मनाया और कल सावन का तीसरा सोमवार भी था। और तो ये दोनों ही बड़े पर्व एक ही दिन पड़े, जिसके बाद शिवालयों में जमकर भीड़ देखने को मिली। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को नागपंचमी और सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली की नीति घाटी में तमक नाले में लापता हुए बीआरओ के हवलदार पंकज की तलाश को लेकर अधिकारियों को प्रभावी निर्देश दिए। परिजनों की सोशल मीडिया पर मदद की गुहार का सीएम ने खुद संज्ञान लिया। उन्होंने फोन पर परिजनों से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। सेना, बीआरओ, आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है। तो पंकज की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीमें, सीएम ने कहा कि इसमें कोई कोताही ना बरती जाए। परिजनों से बातचीत करने के बाद सीएम ने ये निर्देश दिए और ढांढस से बंधाया परिजनों को भी कि किसी भी हालत में हवलदार की तलाश की जाएगी। चमोली के टीएचडीसी टनल हादसे में लापता 2 श्रमिकों की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सोमवार को गोपेश्वर में गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हादसे को लेकर समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि हादसे में कुल 22 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। 12 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 8 श्रमिकों की दुखद मौत हुई है और 2 अभी भी लापता हैं। आयुक्त ने रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। टनल से 3 मशीनें हटाई जा चुकी हैं, जबकि एक एक्सकवेटर और एक डंपर हटाने का काम जारी है। इसके बाद ही आयुक्त ने श्रमिकों के पीएफ से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। तो चमोली के मायापुर पीपलकोटी टनल में लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। संयुक्त रेस्क्यू टीम के साथ एसडीआरएफ की टीमें टनल के अंदर लगातार खोजबीन कर रही हैं। टनल से पानी निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन पानी की निकासी के बाद अंदर काफी दलदल की स्थिति बन चुकी है, जिससे बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ की टीमें पूरी सतर्कता और बेहतर समन्वय के साथ अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। टनल के अंदर संभावित सभी स्थानों पर लगातार सर्चिंग की जा रही है। तो पीपलकोटी टनल में सर्च अभियान लगातार जारी है। वहीं चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के 5वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। टनल में लापता 2 लोगों की तलाश की जा रही है। बता दें कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। टनल के भीतर जमा पानी को पंपों के जरिए लगातार बाहर निकाला जा रहा है। वहीं मलबा और फंसी मशीनों को हटाकर बचाव दल आगे बढ़ने का रास्ता बना रहा है। संभावित हर जगह ही बारीकी से जांच की जा रही है। जिलाधिकारी गौरव कुमार लगातार अभियान की निगरानी कर रहे हैं। हादसे में अब तक 20 लोग बाहर निकाले गए हैं, 8 की मौत हुई है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। तो हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, 2 की तलाश अभी भी जारी है। 20 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं। बता दें कि अचानक से आए तेज बहाव में मलबे के नीचे कई मजदूर फंस गए थे। कईयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। वहीं 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जहां पानी निकालने का काम किया जा रहा है, पंप से पानी निकालने का काम किया जा रहा है। मलबा हटाकर आगे बढ़ रही है रेस्क्यू टीम। चमोली टनल हादसे से जुड़ी खौफनाक आपबीती सामने आई। जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती घायल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को बताया कि टनल के भीतर अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज बेहद भयावह थी। धमाके के तुरंत बाद टनल में पानी का तेज सैलाब आ गया। जान बचाने के लिए वह बहकर
बाहर की ओर भागा, लेकिन पानी के तेज बहाव में गिर पड़ा। उसने पाइप का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी में डूबने लगा, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। होश आने पर उसने खुद को रेस्क्यू टीम के बीच पाया। सांसद अनिल बलूनी ने घायल को ढांढस से बंधाते हुए बेहतर इलाज का भरोसा दिया। मंगलौर विधानसभा सीट पर 2027 के चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता करतार सिंह बड़ाना ने अपनी दावेदारी को लेकर खुलकर बात की है। उपचुनाव में मामूली अंतर से हार के बाद भी बड़ाना लगातार क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनता से किए विकास के वादों को पूरा कराने का दावा कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों और मंगलौर सीट से टिकट की दावेदारी पर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। भारत अपडेट की संवाददाता आफरीन बानो ने बीजेपी नेता करतार सिंह बड़ाना से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बड़ाना जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार 2027 का विधानसभा चुनाव कितना अहम है उनके लिए और किस तरीके से तैयारियां चल रही है। जानना चाहेंगे आपसे कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, आप बुद्धिजीवी है और मैं तो खासकर आप बुद्धिजीवियों को बहुत प्रणाम करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। और मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है कि चुनाव कैसा है, चुनाव की क्या हालात हैं, क्या होंगे, ये भी आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है। लेकिन मेरे से ही कोई प्रतिकूल कुछ कहलवाना है तो वो मैं बोल दूं। मैंने सेवा करनी है। मैं कोई ऐसी राजनीति नहीं करता जो अपने हितों के लिए की जाए या लोगों के खिलाफ की राजनीति की जाए, वो मैं करता नहीं हूँ। तो मुझे ज्यादा जैसे जब मैं शुरू में आया था मैंने बोला था कि मैं अब आपके बीच में रहूंगा, जीत जाऊं तो भी रहूंगा और हार जाऊंगा तो भी रहूंगा। जो मैं अपने परिवार के जहाँ पे मैंने जन्म लिया है उस घर की मेरी जिम्मेवारी होती है। जो उस घर की जिम्मेवारी मैं पूरी कर चुका हूँ और ये जो घर मुझे मिलेगा उसकी उसी तरीके से जिम्मेवारी निभाऊंगा जिस तरह से घर की जिम्मेवारी निभाई। देखिए, ये थे करतार सिंह बड़ाना जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी की तरफ से टिकट मिलती है और ये चुनावी रण में उतरते हैं तो जिस तरीके से लोगों ने भरोसा किया है उस तरीके से भरोसे पे वो कायम उतरेंगे। अपने सहयोगी के साथ में आफरीन बानो, भारत अपडेट, हरिद्वार। देहरादून में श्रीलंका के 40 संसदीय सिविल सेवा अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA का भ्रमण किया। अधिकारियों ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन व्यवस्था, पूर्व चेतावनी प्रणाली, मौसम आधारित जोखिम प्रबंधन, भूस्खलन न्यूनीकरण और तकनीकी संसाधनों की जानकारी ली। अधिकारियों ने राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली और समुदाय की भागीदारी से संचालित राहत बचाव व्यवस्था को भी समझा। विशेषज्ञों ने मौसम निगरानी, डॉपलर रडार, स्वचालित मौसम केंद्र और ड्रोन सर्वेक्षण की जानकारी दी। अधिकारियों ने उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल में विशेष रुचि दिखाई। अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आदान प्रदान से आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बड़ी मदद मिलेगी। श्रीलंका के 40 अधिकारियों ने किया USDMA का दौरा, उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल समझा। मसूरी में SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के नाम हटाने की शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन को प्रत्यावेदन सौंपा। कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वर्षों से मसूरी में रह रहे पात्र मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने आपत्तियों की निष्पक्ष जांच और बिना ठोस प्रमाण किसी का नाम न हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की मौजूदगी, BLA 2 को आपत्तियों की जानकारी और स्थानीय स्तर पर मतदाता के निवेश की पुष्टि करने की मांग की है। प्रशासन ने नियमों के तहत ठोस प्रमाण मिलने पर ही नाम हटाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की है। मेरे पास एक नोटिस आया, अभी आप यहाँ रहते नहीं है। मेरे को इतना 78 साल हो गए मसूरी में रहते हुए। आप ये कंपनी बाग से लेके लाल डिब्बा कहीं भी देख लो, हर आदमी मेरे को जानता है। मेरी पीछे वाली इस पे दुकान है और मेरी यहाँ 2-3 पुश्तें हो गई हम लोग यहीं रहते हैं और किसी ने आपत्ति लगा दी कि यहाँ नहीं रहते।
तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े टेंशन में हूँ इस बात पे, अभी शादी उम्र हो गई मुझे यहाँ देते हुए, मेरे को जो उन्होंने ये कर दिया। कई समय से एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, परंतु जब हम उस ऑफिस में बैठे थे परसों फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि उस दिन 6 नंबर फॉर्म भरे जा रहे थे और नए बच्चे हैं इनके फॉर्म भरे जा रहे थे, तो अचानक एसडीएम साहब के ने कुछ फॉर्म भेजे ईओ साहब को कि ये नाम जो है ये 7 नंबर फॉर्म आए हुए हैं, ये कम से कम 50-60 फॉर्म थे और इन फॉर्म को जो है आप 7 नंबर ऐप में भरिए। बीएलओ को वहां से हटा दिया गया का ये कम से कम 6 या 5:30 बजे का टाइम था और जो बीएलओ थे वो 6 नंबर फॉर्म भरने की बजाय 7 नंबर की प्रक्रिया एसआईआर में जो प्रक्रिया प्रारंभ में चल रही थी कि जो नाम के त्रुटि थी या किसी तरह के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे उसको सुविधा पूर्वक किया जा रहा था, लेकिन उसके तत्पश्चात जब फॉर्म 7 की बात आती है, आपत्ति लगाने की बात आती है, तो ऐसे लोग आपत्ति लगाते हैं जो बिल्कुल निराधार आपत्ति हैं। जब उनको फोन नंबर मिलाया जाता है तो कहीं बरेली, दिल्ली कुछ के फोन नंबर बंद आते हैं जो रीचेबल ही नहीं है, कि जो कोई कुछ ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो एक निराधार आपत्तियों के आधार पर फॉर्म 7 को ऑनलाइन भरा जाना एक तरह से संदेह पैदा करता है कि आने वाले समय में क्या पता उन लोगों के वोटों पर किसी तरह का प्रहार किया जाए और ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए। उत्तराखंड सचिवालय रक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। सचिवालय में आयोजित द्विवार्षिक चुनाव में आम सभा ने आगामी 2 वर्षों के लिए नई कार्यकारिणी का चयन किया। विनय पाल सिंह को अध्यक्ष, पूनम को उपाध्यक्ष और दिनेश उनियाल को महासचिव चुना गया। वहीं राकेश रियाल और हेमाचंद को संयुक्त सचिव जबकि मनोज पवार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा 6 सदस्यों की कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कर्मचारियों के हित और संगठन की एकजुटता के लिए काम करने का संकल्प लिया। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और टिहरी में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी बारिश के साथ गरज चमक का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं आवाजाही भी बाधित हो रही है। मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग में नागपंचमी पर कोटेश्वर महादेव मंदिर में आस्था चरम पर है, लेकिन इसी बीच अलखनंदा नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के पार पहुंच गया और पानी भगवान शिव की गुफा के बेहद करीब आ गया। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों में चिंता भी बनी हुई है। तो खतरे के निशान के पार पहुंची अलखनंदा नदी। सावन के तीसरे सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला था। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प और गंगाजल अर्पित कर रहे। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का सोमवार भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है और इसी दिन महादेव का 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसी आस्था के साथ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर शिवालय पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। सावन के तीसरे सोमवार पर उमड़ी आस्था की भीड़। सावन का जो पर्व है हर साल मनाया जाता है। भोले बाबा को समर्पित है पूरी तरह से। और भोले बाबा आप जानते हो देवादिदेव महादेव हैं। तीसरा पर्व है, इसकी अपनी मान्यता है। इसमें अगर सच्चे भाव से, मन से कोई भोले बाबा की सेवा अर्चना करता है और कोई भी मनोकामना की इच्छा करता है तो मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी। सोमवार एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, मसूरी के ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 2 दिवसीय मेले में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भद्रराज के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर दिन भर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। मंदिर समिति के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्राकृतिक सुंदरता के चलते ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए भी खास बनता जा रहा है। समिति ने सरकार से मंदिर क्षेत्र में सड़क, पेयजल,
पार्किंग और स्वच्छता जैसी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। समिति का कहना है कि सुविधाएं बढ़ने से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मेरे दादा परदादा हम 7 पीढ़ी हमारी पीढ़ी हो गई है, 7 पीढ़ी से हम यहाँ के पुजारी हैं और इस समय मेरे फादर हैं, उनकी जगह मैं अभी यहाँ पे पूजा में हूँ। और इस देवता की बहुत मान्यता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये देवता एक इस तरीके से है कि पूरा इस सारे क्षेत्र की रक्षा करने वाला और सभी खुशियों को देने वाला, सभी इस मनोकामना को सबकी पूरी करने वाला ये देवता बहुत ही उत्तम और बहुत पवित्र देवता है। निश्चित रूप से पिछले 5-7 वर्षों से भद्रराज देवता की असीम कृपा से और भद्रराज मंदिर के सहयोग से हमको ऐसा लग रहा है कि अब इस देवता के दर्शन के लिए रोज़ कभी 100 लोग, कभी 200 लोग, और संडे में तो जो संक्रांत होती है देवता की हर महीने संक्रांत में तो संख्या 1000-1500 तक पहुँच रही है। मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक के जाखपंत गांव में मलबा आने से एक मकान का ग्राउंड फ्लोर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान मकान के अंदर एक गाय और उसका बछड़ा फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक राहत एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया। टीम ने मलबा हटाकर काफी मशक्कत के बाद दोनों बेजुबान पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद गाय और बछड़े के सुरक्षित देखकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लक्सर पुलिस ने खून के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए बिना अनुमति चल रहे ब्लड डोनेशन कैंप का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि आरोपी गांव देहात में कैंप लगाकर लोगों से रक्त एकत्रित करते थे और उसे दूसरे राज्यों में ऊंचे दामों पर बेच दिया करते थे। लक्सर के आलमपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 27 यूनिट रक्त ब्लड कलेक्शन उपकरण और डोनर चेयर बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।